नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां शिक्षकों के प्रशिक्षण में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने ड्रेस कोड लागू कर दिया है। प्रशिक्षण के लिए ये ड्रेस कोड लागू किए गए हैं। आपको बता दें कि शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से ड्रेस कोड लागू किया गया है। हाई स्कूल और +2 के शिक्षकों की ट्रेनिंग चल रही है। BIPARD पटना और BIPARD गया में प्रशिक्षण चल रहा है। पुरुष फॉर्मल शर्ट पैंट में प्रशिक्षण लेंगे। इसके साथ ही जो महिलाएं हैं वो सलवार कमीज और साड़ी में प्रशिक्षण लेंगी। यानी अगर वो प्रशिक्षण लेने पहुंचती हैं तो उन्हें साड़ी या फिर सलवार कमीज पहनना होगा। पीटी में ट्रैक सूट और स्पोर्ट्स शूज अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, शिक्षा विभाग ने ड्रेस कोड लागू किया है। शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें शिक्षकों को ड्रेस कोड के हिसाब से ड्रेस पहनकर जाना होगा। और बगहा से बड़ी खबर है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। मोस्ट वांटेड अपराधी गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद अफान गिरफ्तार किया गया है। DIU की टीम ने रामनगर पुलिस के साथ मिलकर ये कार्रवाई करते हुए छापेमारी की, जिसके दौरान शातिर अपराधी अफान को धर दबोचा गया। बताया जा रहा है कि रामनगर थाना क्षेत्र के सबैया देवराज का रहने वाला कुख्यात अपराधी अफान हथियार का कारोबार करता है, जो फरार चल रहा था। अफान का नाम टॉप 10 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में भी शामिल है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में बगहा जेल भेज दिया है। ग्राम सबैया में छापेमारी कर विगत 5 महीनों से फरार टॉप 10 के अपराधकर्मी वांछित मोहम्मद अफान पिता अब्दुल हनान साकिम सबैया को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्रवाई करते हुए इन्हें न्यायिक हिरासत में दिया जा रहा है। और नालंदा के धम्म विपश्यना केंद्र में आए रूसी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। रूसी नागरिक के पास बंगाल का फर्जी आधार कार्ड मिला है। साथ ही वीजा के साथ भी छेड़छाड़ का आरोप है। वैध दस्तावेज नहीं होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जांच में पाया गया है कि रूसी नागरिक अलेक्सांडर जो है वो 90 दिन के टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। वीजा 21 जनवरी 2021 तक ही वैध था। फिर कोरोना की वजह से उसे 30 सितंबर तक एक्सटेंड किया गया। इसके बाद भी वो अवैध तरीके से देश के कई राज्यों में समय बिता रहा था। रोहतास में अवैध बालू खनन के दौरान सोन नदी में 1 हफ्ते से फंसे सभी ट्रकों को निकाल लिया गया है। डेहरी के इंद्रपुरी थाना क्षेत्र में 29 जून की रात अवैध बालू खनन चल रहा था और तभी नदी में अचानक पानी तेजी से बढ़ने लगा था, जिसके बाद ट्रकों के ड्राइवर ने भागकर अपनी जान बचाई थी। लेकिन पानी में 28 ट्रक फंस गए थे, जिसे निकालने के लिए प्रशासन की मदद से नदी में बालू डालकर रास्ता बनाया गया था। और 1 हफ्ते की मेहनत के बाद एक एक कर सभी ट्रकों को JCB की मदद से अब निकाल लिया गया है, जिससे ट्रक मालिकों ने भी राहत की सांस ली है। हालांकि पानी में फंसे इन ट्रकों के कई टायर और बैटरी चोरी हो गई है। ये 2 तस्वीरें हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए JCB के जरिए सभी ट्रकों को निकाला गया। लगभग 1 हफ्ते का वक्त इसमें लगा, जिसमें सभी ट्रक जो फंस गए थे उसके बाद उसे निकाल लिया गया है। निकाले हम लोग तो बहुत काफ़ी परेशानी में फंस गए थे, लेकिन अब क्या किया जाए, ऊपर वाला का किस्मत था। दराज का पानी खुल गया एकाएक, जिसके चलते सब गाड़ियां सोन नदी में फंस गई थी। आज सारी गाड़ियां, सारे मोटर मालिक सुरक्षित मतलब निकल गए। हमारे गाड़ी में कहते करीब 6 टायर खुल गया है, 2 बैटरी खुल गया है, लेकिन अब क्या किया जाएगा। हम लोग गाड़ी हम लोगों की बस बाहर निकल गई हैं।
पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में मद्य निषेध विभाग की टीम ने एक ट्रक और फिर कंटेनर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। पुलिस की टीम ने दोनों गाड़ियों से 1284 कार्टन शराब बरामद की। पुलिस ने कंटेनर और ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि पंजाब निर्मित विदेशी शराब की एक बड़ी खेप एक कंटेनर ट्रक में लादकर बख्तियारपुर से पटना की ओर जा रही है, जिसके बाद सुपनचक 4 लेन के पास छापेमारी कर शराब बरामद की गई। बरामद शराब की कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। कंटेनर और ट्रक में शराब की ढुलाई हो रही है, तो थानाध्यक्ष फतुहा द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर और एक ट्रक को पकड़ा गया है, जिसमें कि दोनों में शराब भरा हुआ था और 11,000 लीटर के आसपास शराब की बरामदगी हुई है। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर को पकड़ा गया है और आगे की छानबीन शुरू की गई है। बिहार में जहरीली शराब से मौत होने पर पहली बार मुआवजा मिलने जा रहा है। मोतिहारी और नालंदा में जहरीली शराब कांड में मारे गए 32 लोगों के परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा मिलने जा रहा है, जिसकी राशि स्वीकृत कर दी गई है और जल्द ही संबंधित जिलों के डीएम के माध्यम से पीड़ित परिवारों को मुआवजा दे दिया जाएगा। राहत कोष से अनुदान अनुग्रह राशि दी जाएगी। तो इसका पहला किस्त हम लोग 26 व्यक्तियों के ये आश्रित परिवारों को, जिनके यहाँ जहरीली शराब से मृत्यु हो गई थी, 4-4 लाख रुपया जिला पदाधिकारी द्वारा अनुशंसा करके भेजा गया है और बहुत जल्द ही इसे हम लोगों ने भी मुख्यमंत्री सचिवालय भेज दिया है। वो जल्द ही आ जाएगा और डीएम के माध्यम से इन क्षेत्रों में इन लोगों को ये 4-4 लाख रुपया अनुग्रह राशि दे दी जाएगी। बिहार में जहरीली शराब कांड के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर पहली बार जहरीली शराब कांड के पीड़ित परिवारों को मुआवजे की राशि दी जा रही है। जो मद्य निषेध विभाग की तरफ से जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया था, उसके बाद 2 जिलों से जो पीड़ित परिवार हैं उनको राशि देने की अनुशंसा आई है। मोतिहारी में 26 ऐसे परिवार हैं जिनको 4-4 लाख रुपए की मुआवजे की राशि दी जाएगी, जबकि नालंदा में 6 परिवारों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। जो जिलाधिकारियों की तरफ से अनुशंसा आई थी उसे मद्य निषेध विभाग ने सीएम सचिवालय भेज दिया है और वहां पर सीएम रिलीफ फंड से ड्राफ्ट बनकर तैयार है और जल्द ही नालंदा में 6 लोगों को और मोतिहारी में 26 परिवारों को मुआवजे की राशि दी जाएगी। यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक साथ 32 परिवारों को, जहरीली शराब कांड के जो पीड़ित परिवार हैं, उनको मुआवजे की राशि दी जा रही है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। भागलपुर के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो गई है। गंगा के जलस्तर में भी वृद्धि को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर बैरिकेडिंग कर दी गई। 24 घंटे एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है। भागलपुर में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कि गंगा के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। इस वक्त मैं भागलपुर सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है और खासकर सावन का महीना चल रहा है, तो ऐसे में सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर काफी संख्या में शिव भक्तों का आना होता है। तो इसीलिए जिला प्रशासन की ओर से गंगा घाट पर जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है और जिला प्रशासन की ओर से यह अपील की जा रही है कि बैरिकेडिंग के अंदर जो है कांवरियों को स्नान करने की अपील की जा रही है और ताकि साथ ही जो एसडीआरएफ की टीम है उसे भी लगाया गया है और स्थानीय नाविक को भी यहाँ पर गंगा घाट पर लगाया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी हो तो उससे निपटा जा सके। वहीं बता दें कि गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने से निचले इलाके में जो है वो बाढ़ का खतरा अब धीरे धीरे मंडराने लगा है। हालांकि अभी जो है जिले में बारिश होगी, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लगातार 2 से 3 दिन तक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन आज भी बिहार के दियारा इलाके में बच्चों की जिंदगी दांव पर लगाकर उन्हें स्कूल भेजा जाता है, क्योंकि दूसरा कोई और विकल्प यहां पर नहीं है। जो तस्वीर आप देखेंगे उसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे
और ये तस्वीर हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वैशाली के राघोपुर दियारा इलाके से पटना आ रहे बच्चों की ये तस्वीर है। जिंदगी को दांव पर लगाकर जीवन संवारने के लिए ये बच्चे हर दिन ऐसे ही ओवरलोडेड नाव की सवारी करते हैं। स्कूल आते हैं और लौटते भी इसी नाव से हैं। गंगा नदी में ऐसे ही ये बच्चे हर दिन अनजाने खतरे से दो चार होते हैं। जैसे ही गंगा नदी में जलस्तर बढ़ता है, पीपा पुल को खोल दिया जाता है और फिर इनके पास नाव ही एकमात्र सहारा बच जाता है। ये बच्चे वैशाली के राघोपुर दियारा इलाके के हैं, जो पटना सिटी में कच्ची दरगाह स्थित स्कूल में पढ़ने आते हैं। हर दिन एक नाव पर 90 से 100 बच्चे सवार होते हैं। रोज दिन स्कूल आते हो? रुस्तमपुर से। रुस्तम राघोपुर? यस सर। रोज दिन ऐसे ही आते हो? यस सर। पुल खुलने के बाद कोई साधन नहीं है? पुल खुल जाने के बाद नाव से आते हो? यस सर। रोज दिन आते हो? यस सर। देखिए, पीपा पुल खुल जाने के बाद में कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है, समझ गए ना। ये बच्चे ना मतलब सब ऊपर टिक जितने रहने वाले हैं वो सब यही नावे सुविधा है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तबीयत भी खराब होगा ना तो मान के चलिए माता पिता भी लाएगा ना तो नावे से लाएगा, ठीक ना। पढ़ने भी आएगा बच्चा तो नावे से आएगा। अब कोई दूसरा कोई ऑप्शन है? आप खुद देख लीजिए, कोई है ऑप्शन? और जिस तरह से बच्चे हर दिन जिंदगी दांव पर लगाकर स्कूल आने को मजबूर हैं, उस पर कई सारे सवाल उठते हैं। सवाल ये, क्या अधिकारी इस हालात से अनजान है? अगर हादसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि करीब 90 से 100 बच्चे नाव पर सवार होते हैं। सवाल ये भी है, अभिभावकों को अपने बच्चों की परवाह नहीं है। बढ़ते आगे, गोपालगंज में इस बार 88,000 हेक्टेयर में धान की बुआई का लक्ष्य रखा गया है। समय से बारिश नहीं होने के कारण फसल लगाने में किसानों को परेशानी हो रही है। कई गांवों में किसान पारंपरिक तरीके से ही 2 बैलों की जोड़ी और हल के साथ खेतों की जुताई और लेवाई करते हैं। मांझा प्रखंड के धामा पाकड़ गांव में किसानों से बातचीत की है संवाददाता गोविंद कुमार ने। खेती के आधुनिक युग में आज जहां ट्रैक्टर और ट्रॉली से खेतों की जुताई की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आज भी गांव में बैल और हल से परंपरागत तरीके से खेती की जा रही है। ये तस्वीर है गोपालगंज के मांझा प्रखंड के धामा पाकड़ और महुआ टोला गांव की, जहां पर बैल से जो है और हल के जरिए जो है खेतों की इस वक्त जो है जुताई की जा रही है। इसके बाद से यहाँ धान की बुआई की जाएगी। आप तस्वीरों में देखिए कैसे यहाँ पर 2 बैल हैं और उनके साथ जो खेत जोतने वाले किसान भी हैं। हम इनसे भी बात करते हैं कि आज भी परंपरा को कैसे ये लोग कायम किए हुए हैं। हाँ, आज से जुताई होती है बैलों से? हाँ, बैलों से। कितना कठिन होता होगा? लोग मिल पाते हैं इसे जुतवाने के लिए? अब कहाँ उतना नहीं चुआई, अब बहुत कम हो गया। क्यों? चुआई ऐसे अब ट्रैक्टर हो गया, कृषि विभाग खुली, आधुनिक तरीके से खेती होने लगी है। अब आगे चल के कहाँ अब हुई। कितना बैल रखे हैं? 1 जोड़ी। 1 जोड़ी। और कितना प्रतिदिन खेत जोत लेते हैं? खेत तो हम तो डेली 10 कट्ठा जोत देते हैं। कब से बैलों से खेती करवाते हैं? हम लोग तो बाप दादा पूर्वज से यही आ रहा है। अभी तो हमारा बाप दादा फादर नहीं है, डेथ कर गए। वो रहते थे तो खुद अपना रखे थे, लेकिन अब हम लोग नहीं रख पाते हैं, लेकिन अपने से भाड़ा लेकर कराते हैं। पद्धति है बैलों से खेती करने की, वो आज भी ये कायम रखे हुए हैं। चूँकि कई जगह अब जो है बैल मिलना मुश्किल हो गया है और बैलों से खेती करना एक कठिन काम भी है। इसलिए जो किसान है, वैसे किसान जो पुराने पद्धति के हैं या फिर वैसे किसान जो अभी भी परंपरागत तरीके से जो खेती करना चाहते हैं, वो फिर बैलों से ही खेती करने के लिए उत्सुक हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर बाबाधाम जाने वाले कांवरियों का सैलाब सा उमड़ पड़ा है। कांवरियों के बीच बंगाल से आए कांवरियों का एक जत्था देखने को मिला। कोलकाता से आए 14 कांवरियों का एक जत्था 170 केजी की शेरावाली मां की प्रतिमा वाला कांवर लेकर देवघर जा रहा है। यह अनोखा कांवर कच्ची कांवरिया पथ पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। तो झांकी लेकर आ रहे हैं और आए हैं 2013 से कांवर लेकर। इस बार माँ दुर्गे की प्रतिमा लेके जा रहे हैं, कोई परेशानी हो रही है? परेशानी कुछ नहीं है, खुशी है।
बस रास्ते का तार का परेशानी है। जो तार को करने वाली जो दुकान है वो हमारे लिए ही है, हम लोग का सहयोग के लिए है। प्लस जो उनका तार है वो 15 फीट ऊपर किया जाए। ये जानते हमारा 13 फीट कंधा में आने के बाद ये तार की वजह से डोली को नीचे करना पड़ता है, उसके लिए 6 आदमी फिर लगता है। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। बिहार में बढ़ते अपराध, गिरती शिक्षा व्यवस्था, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर बीजेपी 13 जुलाई को पटना के गांधी मैदान से विधानसभा तक पैदल मार्च करेगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने वर्तमान हालात को लेकर सरकार और उनके मंत्रियों को घेरा। बिहार में बढ़ रहे क्राइम को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बिहार को बर्बाद करते हुए इस सरकार, बदनाम करते हुए इस सरकार, भय के वातावरण बनाकर बिहार वासियों को भय के वातावरण में रखने के लिए बिहार सरकार जो जिम्मेवार है, बच्चे जो आज स्कूल जाने से संकोच करते हैं, अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का मुकाबला। और अब बात शिक्षा विभाग के हलचल की। शिक्षा विभाग का विवाद सीएम नीतीश और लालू प्रसाद तक पहुंच गया है। सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को बुलाकर बातचीत की। वहीं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों के बाद भी तल्खी कम होने का नाम नहीं ले रही। शिक्षा विभाग के विवाद को जैसे जैसे कम करने की कोशिशें हो रही हैं, वैसे वैसे ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। विवाद में गुरुवार को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और सीएम नीतीश कुमार की एंट्री हो गई। शिक्षा विभाग में बढ़ते विवाद को देखते हुए सीएम नीतीश ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक को बुलाया गया। बैठक में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के साथ कई सीनियर नेता और मंत्री मौजूद रहे। बैठक के बाद भी जिस ढंग से आरजेडी नेताओं ने बयान दिए, उससे नहीं लगता कि मामला सुलझ गया है। हालांकि बैठक से बाहर निकलने के बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मीडिया से बात की, लेकिन खुलकर कुछ भी नहीं बोला। आप सचिव को क्या कहा है, इसी मामले को देखेंगे जी। मंत्री बड़ा कि अपर मुख्य सचिव? मैं ये बात करिए, आप बताइए कि संविधान में कौन बड़ा है, आप बताइए। आप संवैधानिक बड़े हैं। मेरी बात है। सीएम के साथ बैठक से पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात की, लेकिन खुलकर बोलने से बचते रहे। आप लोग पूरे चैनल के माध्यम से जो दिखा रहे हैं जी, वो मैं उसी से वाकिफ हुआ हूँ, मैं चीजों को देख रहा हूँ। आपने पीठ पर लिखा ना सर, पीठ पर लिखा था ना आपके आप सचिव को घुसने पर प्रतिबंध लगाया। आप सचिव को क्या कहा है, इसी मामले को देखेंगे जी। आरजेडी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मंत्री और के पाठक के बीच के विवाद पर कहा कि इससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। के पाठक नाराज है तो उन्होंने नाराज है, पार्टी थोड़ी नाराज है, सरकार थोड़ी नाराज है, नीतीश कुमार जी थोड़ी नाराज है। महागठबंधन के नेता चाहे जो भी बोले, लेकिन शिक्षा विभाग में छिड़े घमासान के बाद बिहार के सियासी हलके में सवाल उठने लगा है कि आरजेडी जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। यही सवाल जब आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है। कोई बैठक वगैरह कोई बैठक नहीं हुई। हम बुलाए थे और उनको मुख्यमंत्री के यहाँ भेज दिए थे, मुख्यमंत्री को फोन करके कि इनसे बात कर लीजिए, क्या कंफ्यूजन है। राबड़ी देवी कह रही है सब ठीक है, लालू प्रसाद कह रहे हैं सब ठीक है, लेकिन जब सब कुछ ठीक ही है तो फिर आरजेडी नेता सुनील कुमार सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना क्यों साधा। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और अमित कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, बेगूसराय में महानाग पंचमी पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। आज श्रद्धालु गंगा में स्नान के बाद नीम और कुश की गांठ लगाकर जल अर्पण करते हैं। गंगा स्नान के बाद लोग अपने अपने गुरुओं से सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। सावन में नाग पंचमी का अपना एक अलग ही महत्व है, इसलिए गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण कर पूजा अर्चना भी करते हैं।